पहले क्लास वाले पहले क्लास की तरह ही समझेंगे जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर है आपका? पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम थोड़ा सा समझे, ठीक है, समझना, ठीक है, यहां से समझना चीज को जो भी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 फेज 2 को हम समझने जा रहे हैं कि क्या है। एक पार्ट हम क्या समझे थे कि जो भारत में रॉलेट एक्ट आया, खिलाफत मूवमेंट हुआ और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुआ, इसके कारण और जो बहुत समय से जो चीजें चली आ रही थी उनके कारण से भारतीयों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति जो भावना बनी, उसके कारण से क्या हुआ है, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। याद आ रहा है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसे सिचुएशन पर स्टार्ट हुआ है जिसमें गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। लेकिन चूंकि लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। उन्होंने कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलवाया और अपनी बातों को रखा। लेकिन अपनी बातों को जैसे उन्होंने रखे तो अन्य लोगों ने इनका क्या करना शुरू कर दिया? विरोध। कुछ लोग सहमत हुए और कुछ लोग सहमत नहीं हुए। पर गांधी जी का यह था कि भाई आंदोलन तो चलेगा, आप लोग देखो, सहमत हो तो ठीक, नहीं हो तो नहीं। और इसीलिए 1 अगस्त कब से स्टार्ट हुआ है आपका? 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया है? स्टार्ट हो गया है। समझ में आ रहा है? अब सवाल यह है कि अब क्या करना है। तो अब धीरे धीरे समय बीता और अब आ गया है कांग्रेस का ईयरली सेशन। कौन सा आपका? ईयरली सेशन। यानी कौन सा अधिवेशन होने वाला है? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन या ईयरली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब का? 1920। कब का? 1920। और ये अधिवेशन कहां पर हो रहा है? तो याद रखेंगे, नागपुर पर। कहां पर होगा? नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हर साल दिसंबर में एक अधिवेशन, एक मीटिंग होती है। यहां पर भी क्या हो रही है? मीटिंग हो रही है। और इस नागपुर अधिवेशन के जो आपके प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नाम है आपका वीर राघवाचारी। कौन है आपका? वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी इस कांग्रेस के अधिवेशन के क्या बने हैं? अध्यक्ष। तो बात को समझिएगा, 1 अगस्त 1920 से आंदोलन चलना शुरू हो गया है। मामला चल रहा है। सितंबर में आपने देखा कि हमने स्पेशल सेशन बुलाया लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लेकिन वहां पर मेन चित्तरंजन दास ने क्या कर दिया? विरोध। और चित्तरंजन दास के बाद बाकी और ऐसे कई लोग थे जिन्होंने गांधी जी की बातों से सहमत नहीं हुए। अब यहां पर सवाल है कि यहां पर गांधी जी ने थोड़ा समय लिया, वेट किए, चीजों को सोचे कि क्या करना है, और नागपुर में अधिवेशन हुआ। अब यहां से जो समझना है वो किस अधिवेशन के बारे में समझना है? नागपुर अधिवेशन के बारे में समझना है। तो नागपुर अधिवेशन में अब आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है? देखिए, यहीं से अब प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन में गांधी जी भाग लेने जाएंगे। जाएंगे? याद रखना, नागपुर अधिवेशन में, नागपुर सेशन में, नागपुर अधिवेशन में भाग लेने से पहले, पार्टिसिपेट करने से पहले, भाग लेने से पहले महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में थे। पहला क्वेश्चन, इसी समय महात्मा गांधी कहां पर रहेंगे? छत्तीसगढ़ में। किन्हीं कारणों से आप समझोगे कंडेल नहर सत्याग्रह का मुद्दा रहेगा आगे, जब छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ोगे तो काफी इस पर चर्चा करेंगे। तो 1920 में महात्मा गांधी कहां आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे। कुछ समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में समय बिताए और यही छत्तीसगढ़ से रायपुर रेलवे स्टेशन से बैठ के वो अधिवेशन में भाग लेने कहां पहुंचे थे? नागपुर। ये पहला बात याद रखना। तो क्यों आए थे, क्या मुद्दा था, कौन बुलाने गए थे, कहां कहां घूमे छत्तीसगढ़ में, कहां रुके, ये सब आपको मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन देखो, ये जानते रहोगे तो रिलेट करते क्या होगा? बनेगा। पहला तो नागपुर अधिवेशन में भाग लेने से पहले गांधी जी कहां पर थे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ही कहां पहुंचे थे? नागपुर। पहला। और जो रिजोल्यूशन गांधी जी ने तैयार किया था, प्रस्ताव, या इसी को आप बोल सकते हो आंदोलन का प्रारूप या ड्रॉप टॉप मूवमेंट, आंदोलन का प्रारूप। एक बार आंदोलन का प्रारूप बनाए थे तो उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। किया था क्या? विरोध हुआ था ना कि हम बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे, काउंसिल में नहीं जाएंगे, सब बात का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। तो गांधी जी इस आंदोलन में एक बार फिर अपने ड्राफ्ट को क्या कर रहे हैं? रिमाइंड कर रहे हैं कि देखो, आंदोलन ये होना है और इस तरीके से मैंने फॉर्मेट बनाया है। याद रखना, यहीं पर आपका प्रस्ताव जो है ये गांधी जी दोबारा रख रहे हैं और इसी प्रस्ताव को अब पढ़ना है कि अब क्योंकि ये प्रस्ताव क्या होगा? पास होगा।
ये प्रस्ताव क्या होगा, पास होगा। इतने समय में गांधी जी ने अन्य लोगों को कन्विंस कर लिया है और गांधी जी ने जो फॉर्मेट, हमने पहले बार क्या कहा था कि जो सितंबर में जो सेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने जो बताया था कि आंदोलन में ये चीजें होनी है, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि मनमुटाव चल रहा था। गांधी जी ने जितने भी लोगों को या अन्य लोग मिलजुल कर जितने को समझाना था क्या कर लिए, समझा लिए हैं। मेन था चित्तरंजन दास, जो समय गांधी जी के लेवल के क्या थे, आपका नेता थे, और वो अब आपका पारित हो गए। क्यों पारित हो गए? क्योंकि गांधी जी के प्रस्ताव को उस समय कौन आपका अस्वीकार किया था, चित्तरंजन दास, और इस समय अब स्वीकार कौन कर रहे हैं, आपका CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास जो है वो एग्री हो गए गांधी जी के रिजोल्यूशन से। बोले कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं एकदम धूम धड़ाका, लास्ट देखेंगे जो होगा होगा, पहले एक बार शुरुआत तो करते हैं। और यहीं से अब गांधी जी को बल मिलेगा और गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेता यानी कि लीडर चुना जाएगा। किस अधिवेशन में? 1920 के अधिवेशन में। बात समझ में आ रहा है? तो अब आपके एक पहली घटना, यह प्रस्ताव पारित हो गया, कौन स्वीकार किया है, चित्तरंजन। और तीसरा, यहीं पर अब जो है गांधी जी को आंदोलन का क्या बनाया गया, लीडर। आंदोलन का क्या बनाएंगे, आपका नेता बनाएंगे। ठीक है, अभी आंदोलन का नेता बना रहे हैं। 1921 में जो सेशन होगा अहमदाबाद में, हर साल होना है, तो उसमें गांधी जी को सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। अभी केवल आंदोलन का क्या है, वो नेता। पर जैसे 21 आएंगे तो 21 में गांधी जी को बोलेंगे अब निर्णय भी कौन लेगा हर चीज का, गांधी जी। तो दोनों बातों में अंतर समझेंगे। अभी गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लीडर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है आपका वीर राघवाचारी। और अधिवेशन कौन महीने में हो रहा है? दिसंबर। तो असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कितने अधिवेशन हुए हैं? 2। एक सितंबर में स्पेशल सेशन कलकत्ता, जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। ठीक है, और एक अभी हो रहा है ईयरली सेशन हो रहा है नागपुर में, जो होता ही है, और इसके अध्यक्ष कौन है? आपका वीर राघवाचारी। अब हमको मेन पढ़ना है किसको, आपका सेशन को, कि आखिर गांधी जी ने क्या इसमें क्या बातें थी, क्या करना है। तो अब हम पढ़ते हैं आपका, ठीक है, प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट, प्रारूप से संबंधित, ठीक है, प्रारूप से संबंधित तथ्य। क्या क्या बातें आपको जो है ड्राफ्ट में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या फैक्ट रिलेटेड है, ये आपको समझना है ड्राफ्ट में क्या लिखा गया था। सबसे पहला बात ये था कि हम जो है किसको प्रमोट करेंगे, स्वदेशी को। किसको प्रमोट करेंगे? स्वदेशी को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यान रहे, ठीक है, जिन लोग यूपीएससी आप आगे लिखोगे बेटा आपके लिए बहुत काम आएगा। और आजकल का जो आपका प्रश्न है वो ध्यान रखना, स्वदेशी एक बहुत बड़ा हथियार है और इसको आपका छोड़ा नहीं जाएगा। तो याद रखना, हम इंडियंस को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे। यानी किसको बढ़ावा प्रमोट करेंगे? स्वदेशी। ये पहला। अगर आप स्वदेशी को बढ़ावा दोगे तो आप क्या करोगे? बाइकॉट, यानी कि क्या किया जाएगा? बहिष्कार। हम बहिष्कार करेंगे। तो ध्यान रखना, आगे हम मुद्दों पर पढ़ेंगे और आपका, तो स्वदेशी को प्रमोट किया जाएगा और क्या किया जाएगा? बाइकॉट किया जाएगा। लेकिन देखिए, जब आप स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, गांधी जी कोई भी काम करते थे ना तो हवा में नहीं मारते थे, उनके पीछे वो पूरे चीज सोच के रखे रहते थे कि फाइनली क्या करना है। चल रहा था, ऐसा नहीं है। जैसे बरसात आता है तो बरसात आएगा तो गांव क्षेत्र में देखोगे कहीं पर सांप बिच्छी सब निकलता है, देखियो निकलता है ना। तो पहले से गांव के लोग जैसी बरसात होता है देखोगे डंडा घर के बाजू में रख देते हैं। यही काम गांधी जी करते थे कि अपने को सांप आएगा तो तुरंत डंडा ढूंढने वाला काम नहीं करना है, पहले से अपनी योजनाओं को क्या करो, बना के रखो, ताकि जैसे ही अप्लाई करने का आवश्यकता पड़े। यानी इनका कहने का मतलब है हमेशा प्लान A B C हमेशा एक सीरीज में आपके पास होना चाहिए। प्लान A काम नहीं आया तो B अप्लाई करो, B काम नहीं आया तो C अप्लाई करो, C काम नहीं आ रहा तो D अप्लाई करो। तो इनका क्या था, अगर आप बाइकआउट करोगे तो बाइकॉट का मतलब गांधी जी का क्या मतलब था, आप ब्रिटेन का बाइकॉट मत करिए, स्पेशल किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं कर सकते। वो बोले कि अगर आप बोलेंगे कि ब्रिटेन के वस्तुओं का, ब्रिटेन से बनी चीजों का बाइकआउट करो तो ऐसा लगेगा कि हम पर्टिकुलर एक देश को टारगेट कर रहे हैं। हम बोलिए हम सारे फॉरेन प्रोडक्ट का क्या करेंगे? बाइकआउट। इसीलिए विदेशी बहिष्कार होगा, फॉरेन के सारे चीजों का क्या होगा? बाइकआउट। और विदेशी में क्या आता है? हर वो चीज जो भारत से बाहर बनी है वो क्या होगा? विदेशी। अब वो चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, हर चीजों का क्या होगा? बाइकआउट होगा। तो यहां पर बाइकआउट करेंगे। अब बाइकआउट करोगे, स्वदेशी अपनाओगे तो फंड चाहिए। फंड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फंड चाहिए, तो यहां पर एक फंड आपका बनाया गया जिसमें पैसा कलेक्ट किया जाना है, और इसी फंड का नाम था तिलक। और तिलक जी क्या चाहते थे? हमेशा स्वराज। और इसीलिए जो फंड बना उसी का नाम था तिलक स्वराज फंड। बोले कि काम करते हैं हम, चंदा इकट्ठा करते हैं लोगों से, क्योंकि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, और चंदा इकट्ठा करेंगे तो किसके नाम से करेंगे? आपका तिलक स्वराज फंड के नाम से हम क्या करेंगे? आपका एक फंड बनाएंगे और इसी में हम अमाउंट क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो अब एक बात समझना है, यहां पर अचानक से तिलक जी का प्रश्न क्यों आया?
समझे। अब देखिए तिलक जी से क्या प्रश्न बनेगा। सबसे पहला आपका ये याद रखना है कि जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की घोषणा हुई, अर्थात कब, आपका 1 अगस्त 1920, उसी दिन आपका बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया। बाल गंगाधर तिलक का आपका क्या हो गया, देहांत हो गया, यानी कि उनका क्या हो गया, डेथ। तो ये भी सवाल पूछेगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय किस नेता की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गया था। और सोचो कितना अति संयोग का बात है, जिस दिन गांधी जी ने घोषणा किया उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी नहीं रहे। समझ में आ रहा है। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का क्या हो गया, मृत्यु हो गई, डेथ हो गया। अब सवाल देखो कैसे घुमाता है जबरदस्ती। जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, तो पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी का क्या हुआ है, देहांत। चूंकि यहां पर समझना कि जब सबको पता चला 1856 का जन्म है, कब का जन्म है, 1856 का जन्म है, और डेथ कब हो रहा है, 1920। काफी दमदार नेता थे, आपने इनके बारे में काफी पढ़ा है, ठीक है। अब जब इन गांधी जी को पता चला कि बाल गंगाधर तिलक काफी ज्यादा अंतिम अवस्था में अस्वस्थ है, तो पूरा जो नेता लोग थे, आपका खिलाफत मूवमेंट के भी नेता जो लोग थे, आपका हकीम अजमल लोग थे, हसरत मोहानी, ये सब चले गए किससे मिलने, आपका बाल गंगाधर तिलक से। और बाल गंगाधर तिलक जी को बताया, गांधी जी ने कहा कि देखिए तिलक जी, हम ये आंदोलन कर रहे हैं, और शायद आज आप होते तो आपके होने से ही आंदोलन में क्या आ जाता, जान आ जाती। तो बाल गंगाधर तिलक के शब्दों को यहां पर पूछा गया था, समझ में आ रहा है एग्जाम में। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भले मैं इस आंदोलन में शारीरिक रूप से साथ नहीं हूं, पर मेरा दिल और मेरा प्रेम हमेशा इस आंदोलन में रहेगा। अब सवाल क्या पूछा था, क्या बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन में भाग ले पाए थे, क्या नहीं ले पाए थे, ये पहला प्रश्न। ले पाए नहीं, लेकिन क्या उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, यस। तो यही से क्या बनेगा, प्रश्न। तो याद रखेंगे, वो भाग नहीं ले पाए थे, यानी कि आंदोलन में, ठीक है, आंदोलन में भाग नहीं ले पाए थे। बाल गंगाधर तिलक पार्टिसिपेट जो है नहीं कर पाए, भाग नहीं ले पाए, परंतु उन्होंने आंदोलन का क्या किया था, समर्थन, आंदोलन को सपोर्ट किया था, आंदोलन का समर्थन किया था कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिस लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, बिल्कुल मेरा मन से, मेरा दिल से मैं इस आंदोलन से क्या हूं, जुड़ा हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि आंदोलन क्या हो, सफल। तो बिल्कुल देखो घटनाओं को समझना है। गांधी जी ने घोषणा की, गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से मिलने गए, गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से जब मिले तो वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने बिल्कुल समर्थन किया, लेकिन कुछ समय बाद बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु। तो ये प्रोसेस याद रहेगा। और अब चूंकि ये था कि बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, लेकिन तिलक जी का सपना क्या था, स्वराज, और ये असहयोग आंदोलन भी अब क्या मांग रही है, स्वराज। तो उन्होंने, देखो क्या होता है ना, दो बातें समझना, इसके पीछे का दो कारण है जी, और इसको मैं नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं। देखे होगे, एक तो तिलक जी की इंपॉर्टेंस, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा क्या होता है, ऐसे समय में ना इमोशनल अटैचमेंट बहुत होता है। अगर आप तिलक जी के नाम पर फंडिंग करेंगे और तिलक जी नहीं रहे, तो लोगों का सहयोग क्या होगा, ज्यादा। गांधी जी इस बात को बहुत बेखूबी समझते थे। उन्होंने कहा कि देखो इमोशनली लोग अटैच भी है जी, हम तिलक के नाम पर अगर करेंगे तो तिलक जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित हो जाएगा, उनको डेडिकेट कर देंगे कि आपके नाम से है। और दूसरा, चूंकि तिलक के नाम पर रख रहे हैं, तिलक जी हमारे बीच नहीं है, तो लोगों का जुड़ाव क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसीलिए क्या बना दिया, तिलक स्वराज फंड। आप बड़े आश्चर्य होगा कि इस तिलक स्वराज फंड में 1920 के समय में 1 करोड़ रुपया का चंदा इकट्ठा हुआ था। कितना राशि, कितना अमाउंट आपका, 1 करोड़ रुपया का राशि उस समय तिलक स्वराज फंड में गया था, जिसमें आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी इसमें दान किए थे। जब महात्मा गांधी आए थे ना, तो महात्मा गांधी जब आए थे तो यहां पर आपका जो देखो ये फॉर्मेट तो पूरा पहले से बना हुआ था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो महात्मा गांधी ने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया था कि आप लोग को आंदोलन में भाग लेना है, ये करना है, देखो मैं घोषणा कर दिया हूं, अभी क्लियर होगा नागपुर में, ये सब कर दिए थे। तो छत्तीसगढ़ के लोग भी इतना ज्यादा उत्साहित हो गए थे कि महिला लोग तो ऐसे सोना के जो गहने पहने थे उनको तिलक स्वराज फंड में डाल दिए थे। इतना ज्यादा आपका सहयोग मिला था आपका तिलक स्वराज। तभी तो देखो तो कितना रुपए इकट्ठा हो गए थे, 1 करोड़। और किसी भी भारतीयों के लिए अपने आंदोलन को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया क्या था, पर्याप्त था। तो याद रखना, तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1920 में की गई थी। तिलक स्वराज फंड बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर किया गया था, उनको डेडिकेट करने के लिए किया गया था, क्योंकि उनका निधन हो गया था। वो आंदोलन में भले ही प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले पाए थे, पर उन्होंने इनडायरेक्टली आंदोलन को क्या किया, समर्थन किया, आंदोलन को सपोर्ट किया। याद रहेगा, ये पहला बात याद रखना। दूसरा, जब ये बात तय हो गई, ये सब आपका एक बात में याद रखना, तिलक स्वराज फंड को, दूसरे बात में। तीसरा बात याद रखना
कि यहां पर जो है स्वराज का लक्ष्य रखा गया। टारगेट क्या था? स्वराज। इस असहयोग आंदोलन का एक ही लक्ष्य था और वो क्या था? स्वराज। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वराज। और स्वराज देखो गांधी जी ने क्या कहा, स्वराज हमें कैसा भी मिले हमें चाहिए, या तो हमें ब्रिटिश सरकार के अधीन चाहिए। उन्होंने क्या कहा? हमें स्वराज दो, चाहे सरकार के अधीन दो, यानी ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में रहे लेकिन कुछ मामलों में हमें क्या प्राप्त हो? स्वराज। या तो अंग्रेज हमें पूर्ण रूप से छोड़कर चले जाए और हम अपना शासन क्या कर लेंगे? संभाल लेंगे। तो स्वराज का लक्ष्य गांधी जी ने दोनों पर, ऐसा नहीं बोल रहे, देखो ऐसा बोलते तो मामला थोड़ा बिगड़ जाता कि अंग्रेज जाए और हमको क्या दे? स्वराज। तो अंग्रेज जाने वाले थे ऐसा लगेगा क्या? नहीं, उन्होंने दोनों पहलू को समझा कि अगर आप नहीं जा सकते तो आपके अधीन हमें स्वराज दो, पर स्वराज तो चाहिए। इसीलिए याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर स्वराज हो या ब्रिटिश शासन से मुक्त चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे अंग्रेजों, मुझे क्या दे दो? स्वराज। ये गांधी जी ने दोनों तरफ फंसा दिया उनको। समझ में आ रहा है? तो लक्ष्य क्या है? स्वराज। तिलक स्वराज फंड, सब स्वराज स्वराज चल रहा है। इसलिए जहां जहां स्वराज शब्द आएगा मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समझ लेना, ठीक है? असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। और दूसरा ये था, गांधी जी ने यहां पर एक स्लोगन भी दे दिया। क्या दे दिया? स्लोगन, यानी कि नारा। गांधी जी ने कहा, देखो एक बात होती है बेटा कि अगर आप आंदोलन चला रहे हो, मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं फला आंदोलन चला रहा हूं, तो आपके मन में एक प्रश्न तो आएगा, सर कब तक आएगा? कब तक? क्योंकि आंदोलन में क्या होता था बेटा, छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपना स्कूल कॉलेज छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अभी अभी मैं कोई मुद्दा में अगर मैं बोलूं आप लोग मेरा साथ दो, चलो हम लोग चलते हैं बात करने गवर्नमेंट से, तो आप मेरे साथ जाओगे, एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 4 दिन आपका क्लास छूटेगा, 5 दिन तक, 6वें दिन आप परेशान हो जाओगे, बोलेंगे सर कब तक जाएंगे, सर कब तक मामला रहेगा। तो गांधी जी ने लोगों को देखो मन में निगेटिव ना आए, इसीलिए उन्होंने नारा दिया। और नारा क्या था? 1 वर्ष में क्या मिलेगा? स्वराज। तो 1 साल में, 1 ईयर में हमको क्या मिलेगा? स्वराज। 1 वर्ष के अंतर्गत मैं भारत को क्या दिला दूंगा? स्वराज। ये गांधी जी का स्लोगन था, नारा था। कौन से मूवमेंट पे? नॉन कॉपरेशन। देखो सब स्वराज पे चल रहे हैं ना। तिलक स्वराज फंड, स्वराज या तो ब्रिटिश शासन के अधीन या ब्रिटिश शासन से मुक्त। कितने वर्ष में स्वराज? 1 वर्ष में। अब इसीलिए तो बात बिगड़ेगी ना बेटा, समझो, आगे समझते जाना, मैं जो बताते जा रहा हूं। आपने क्या बोला? 1 वर्ष में स्वराज। 20 से 21 होगा तो मैं तो जवाब मांगूंगा। 20 से 21 तक कोई रिजल्ट नहीं आया, 21 से कहां चला गया? 22। लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन आएगा। कब तक तुम अंग्रेजों की गाली सुनोगे? कब तक अंग्रेजों के अत्याचार सुनोगे? इसीलिए सहते भर सहे, और नहीं सहे तो चौरी चौरा कांड हुआ। भाई नहीं सहे तभी तो आपका 22 पुलिस वालों को जिंदा जला के जेल में मार दिए थे ना, इसी घटना को चौरी चौरा बोलते हैं। तो ये कारण है क्योंकि आपने हमें विश्वास दिलाया। अभी पूरे लोग गांधी जी पर विश्वास कर रहे हैं कि हम 1 वर्ष में क्या दिलाएंगे? स्वराज। तो ये बात भी याद रखना, प्रारूप से संबंधित गांधी जी ने स्वदेशी को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, बाइकॉट को प्रमोट करेंगे, और इस तरीके से उन्होंने एक प्रारूप, देखो गांधी जी का पूरा फॉर्मेट है कि आंदोलन कैसे चलेगा और किस तरीके से अपनी अपनी मांगों को क्या करना है, रखना है। एक बात याद रहेगा। देखिए दूसरा पॉइंट अब इसका, ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा नंबर होगा? चौथा पॉइंट गांधी जी ने क्या कहा कि हम इसमें 2 चीजों को आधार बनाएंगे। इस आंदोलन का आधार रहेगा, 2 बेस रहेगा। सबसे पहला क्या बोला उन्होंने? सत्य। गांधी जी के शस्त्र है। सत्य का मतलब है हमें जो भी करना है, जैसा भी करना है, अपने बातों पर सत्य पर डिगे रहना है, झूठ हमें नहीं बोला। गलत, झूठ का मतलब क्या है? गलत तरीकों से कोई बात नहीं रखनी है। और दूसरा एक चीज आप तो जान ही रहे हो, क्या है आपका? अहिंसा। गांधी जी ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि मेरे इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होना चाहिए। फिर वही बात दोहरा रहा हूं, चौरी चौरा घटना हिंसा है कि अहिंसा? हिंसा है ना, मतलब वायलेंस हो गया ना। और वायलेंस हुआ तभी तो गांधी जी बोले कि मैं अपना सिद्धांत को नहीं तोड़ सकता, भले आंदोलन बंद कर दूंगा पर मेरे सिद्धांत टूटने नहीं चाहिए। और इसीलिए उन्होंने केवल हिंसा के नाम पर आंदोलन को क्या कर दिया। हालांकि गांधी जी की जब जीवनी पढ़ी जाती है, जब उनका बायोग्राफी पढ़ा जाता है, तो उन्होंने कहा आंदोलन को बंद करना मेरा निजी स्वार्थ नहीं था। अगर मैं उस दिन आंदोलन को नहीं बंद करता तो आप तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देख चुके हैं। 22 पुलिस वालों की जगह उन लोग 22,000 लोगों को मार देते। एक इनका कहना था गांधी जी का, वो तो मैंने सारी गलती अपने ऊपर ले लिया और कहा कि मेरे भारतीय लोग निर्दोष है। गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये मेरे पूरे भारतीय लोग आपका निर्दोष है, भोले भाले हैं, इस पूरे आंदोलन का जड़ मैं हूं और मैं अपने आप को क्या करवाता हूं? गिरफ्तार करवाता हूं। ये गांधी जी का कोटेशन था। हालांकि कई नेताओं ने गांधी जी पर आपका इलिगेशन भी लगाया कि अगर चौरी चौरा जैसे कोई छोटी सी घटना अगर हो भी जा रही है तो क्या दिक्कत है, इतने बड़े आंदोलन को आप बंद कर दोगे, जो सबका विश्वास था। तो इसी पर कहा आप नहीं समझ रहे हो कि अगर अंग्रेजों को बहाना मिल गया था कि हमने गलती की थी, अगर हमने गलती की थी तो कई लोगों को जिंदा क्या कर देते? जला देते, मार देते। इसीलिए मैं आंदोलन को क्या किया हूं? वापस लिया हूं। ये सारी मुद्दा है अलग अलग बातों पर। तो गांधी जी की इस आंदोलन के 2 बड़े आधार थे, क्या?
सत्य और अहिंसा के आधार पर यह आंदोलन चलाया जाएगा, याद रखना। दूसरा, पांचवा याद रखना है आपका, विभिन्न आपके कार्यक्रम या प्रोग्राम निर्धारित किए गए। क्या किए गए? आपका कार्यक्रम निर्धारित किए गए कि आंदोलन को कैसा चलाया जाए और क्या क्या एक्टिविटी होगी, प्रोग्राम डिसाइड किए गए। और प्रोग्राम दो प्रकार से डिसाइड हुए। पहला आपका क्या करना है, क्या करना है, और दूसरा क्या नहीं करना है। दोनों पक्षों को कहा गया क्या नहीं करना है, ठीक है। मतलब हमें आपका कार्यक्रम में क्या करना है और आपका क्या नहीं करना है। क्या करना है वाले पक्ष में क्या कहा गया, इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट या क्या कहा गया, सकारात्मक पक्ष। क्या कहा गया? आपका सकारात्मक पक्ष। क्या करना है का मतलब क्या है? सकारात्मक पक्ष, ठीक है। और क्या नहीं करना है को क्या कहा गया? नकारात्मक पक्ष। मतलब देखिए, एक बात उन्होंने नकारात्मक पक्ष में रखा कि हम विरोध करेंगे, और सकारात्मक पक्ष में है कि हम जब बाकी चीजों का विरोध कर रहे हैं तो हमको उसका दिक्कत हो। जैसे मैंने आज पुलिस प्रशासन का विरोध किया कि मुझे पुलिस प्रशासन नहीं चाहिए, तो मुझे नया पुलिस बनाना पड़ेगा, अपने लोगों को पुलिस के लिए बनाना पड़ेगा। तो पुलिस को मना कर देना क्या पक्ष है? नकारात्मक। पर नया पुलिस गठन करना सकारात्मक। तो दोनों प्रोग्राम, दोनों कार्यक्रम को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। एक तरफ हम बोल रहे हैं, ठीक है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का बाइकआउट करते हैं, तो आपको अपने स्तर पर नया नया यूनिवर्सिटी, नया नया कॉलेज तो बनवाना पड़ेगा। तो हमने बाइकआउट किया, वो कौन सा पक्ष है? नकारात्मक। पर हमने स्कूल कॉलेजों की स्थापना करवाई, वो कौन सा पक्ष है? सकारात्मक। तो यहां पर गांधी जी ने कहा कि हमें दोनों प्रकार के काम करने होंगे, एक आपका पॉजिटिव और एक है आपका नेगेटिव। इसे कंस्ट्रक्टिव आपका वर्क भी बोलते हैं, रचनात्मक कार्य। क्या बोलते हैं? आपका रचनात्मक। मतलब ऐसा कार्य हमें करना है, सॉरी सकारात्मक में आएगा ना, हमें ऐसा कार्य करना है जिसमें आपका भारत आगे चल के जिनका बेस बने। इसीलिए सकारात्मक को क्या बोलते हैं? आपका रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव वर्क। मतलब हमको बेस बनाते चलना है, ठीक है, सारी चीजों का। तो रचनात्मक कार्य भी आपको याद रखना, कई जगह पर रचनात्मक कार्य लिखा रहता है, कई जगह पर आपका सकारात्मक पक्ष। तो ये कार्यक्रम आपका क्या किया गया था? निर्धारित किया गया था। छठवां पॉइंट याद रखेंगे, गांधी जी आ गए हैं तो गांधी जी थोड़े अपना चलाने का प्रयास करेंगे कांग्रेस में। तो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में, किसमें? आपका कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया। याद आ रहा है, मैंने अधिवेशन में ये बात बताई थी, 1920 के अधिवेशन में संशोधन किया गया था। गांधी जी आ गए, नया विचारधारा है, तो उन्होंने कहा अब तक क्या चलता था ये मुझे नहीं मतलब, पर अब क्या होगा ये सुन लीजिए। इसीलिए कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हो ना बेटा, हर एक संगठन और संस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वह उसका संविधान कहलाता है। जैसे सहस्त्र का भी अपना संविधान है, नहीं जान रहे हो? नहीं जान रहे हो? अरे सहस्त्र का भी अपना संविधान है ना जी। कैसे? जैसे एक तो संविधान, अभी जूता चप्पल बाहर निकालो, ये भी तो संविधान है ना, ठीक। जो संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं वो बात नहीं मानते, हाँ, और संविधान सभा के सदस्यों को पालन करवाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो समझना, संविधान अभी आपको पता, संविधान मतलब होता है वो नियम कानून जिसके माध्यम से उस एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट को चलाया जाए। हमारे घर का भी एक संविधान होता है, देखियोगे, मम्मी पापा बोलते हैं चल इतना बजे खाना खाना है, इतना बजे सो के उठना है, इतना बजे फ्रेश हो जाना है, वही क्या है? संविधान। तो कांग्रेस को चलाने के लिए भी क्या बनाया गया था? संविधान। तो पहले क्या होता था कांग्रेस में? क्या होता था कि मान लो कांग्रेस का सदस्य जुड़ना है तो हर कोई व्यक्ति, चल ना रे संसद बढ़ता है, अधिवेशन होता है तो जाके शामिल हो जाते हैं, खाना तो है, ऐसा टाइप हो जाता है ना। तो अब यहां पर सारी चीजें। दूसरा बात, जो पाए तो, मतलब कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का क्या बोल रहे हैं अपने आप को? मेंबर बोल रहे हैं। अभी हमको बोले कि देखो भाई, हमको मैच्योर लोग चाहिए और सीरियस लोग चाहिए। कहां पर? कांग्रेस में। कोई भी आप शामिल नहीं करते। तो यहां पर पहला जो संशोधन किया गया वो आपका मेंबरशिप में किया गया, अर्थात किसमें किया गया? सदस्यता में किया गया, मेंबरशिप में संशोधन किया गया। और मेंबरशिप में संशोधन क्या किया गया? अब जो कांग्रेस में आएंगे वो आपका देंगे कितना रुपया? 4 आना। 4 आना, आना जानते हो जी? 4 आना मतलब कितना पैसा? 25 पैसा। 25 पैसा देखे हैं? देखे होंगे, अरे मैं चलाया हूं थोड़ी बोल रहा हूं, देखे तो होंगे इधर उधर। 25 पैसा, ठीक है। 4 आना मतलब अब आप अगर कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 4 आना देना पड़ेगा, यानी कि 25 पैसा देना पड़ेगा, तभी आप मेंबर बन सकते हैं। दूसरा, आप 4 आना देंगे लेकिन आप तभी इसका मेंबर बन पाएंगे जब आपका उम्र कितना हो? 21 वर्ष तय किया गया। अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है तभी वो कांग्रेस का मेंबर बन पाएगा। और मेंबरशिप के लिए क्या चाहिए? 25 पैसा आपको कांग्रेस को देना। मतलब सीरियस लोग, क्योंकि अब क्या हो गया ना, कांग्रेस बड़ा स्तर पर जा रहा है, तो सीरियस लोग जो काम कर सके, जो वाकई आपका काम करने के लिए। बाकी
हम एकदम से इसके नीचे के छात्रों को जो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते उनको हम शामिल नहीं कर सकते, फ्री में लोगों को अपन शामिल नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर 4 आना और 21 वर्ष क्या किया गया डिसाइड। तो याद रखना, पहली बार कांग्रेस के संविधान में कब संशोधन किया गया, क्या मार्ग आओगे तुरंत 1920, ठीक है, और वो भी 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये बात हो रही है, आखिरी अधिवेशन, समझ में आ रहा है? और कितना सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी कितना रखा गया था आपका? 4 आना। 4 आना नहीं लिख के देगा क्या लिखेगा? 25 पैसा। वो आप लोग समझते रहना, ठीक है, क्या है पैसा में आएगा कि आना में आएगा। और दूसरा ये कहा गया कि देखो जब ये सब चीज हो जाएगा तो हमें अलग अलग क्षेत्र में, ध्यान समझना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, नहीं समझे तो संविधान नहीं समझ में आएगा। भारत में हर प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। हर क्षेत्र में हमें कांग्रेस का प्रचार करना है, तो हमें क्या बनाना चाहिए? प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। क्या बनाना चाहिए? प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। क्या बनना चाहिए? प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। मतलब प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी आपका, ठीक है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जब आप बनाओगे तो ये क्या करेगी? हर प्रांत में कांग्रेस के नियमों को, कानूनों को बताने के लिए क्या बनेगा? एक ब्रांच, यानी कि क्या बनेगा? शाखा। जैसे बैंकों की शाखा होती है ना, वैसे ही हम क्या बनाएंगे? एक शाखा। लेकिन ये शाखा को इन्होंने क्या कह दिया था कि ये शाखा का आधार क्या होगा? भाषा। जैसे बंगाल में है तो बंगाली भाषा के आधार पर अलग से एक शाखा बनाओ जहां पर उसी भाषा पे कार्यक्रम हो सके। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या कहा गया? मान लो अगर दूसरा क्षेत्र है आपका, बिहारी क्षेत्र है, तो बिहार में जो शाखा बनेगा उसका पूरा कार्यक्रम किस भाषा पर होगा? बिहारी भाषा पर। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अब देखो दिक्कत कहां पर हुआ। जब 1953 की बात आई, देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो लोगों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की थी। याद आ रहा है? क्यों मांग की थी? क्योंकि आपने काम किया। जवाहरलाल नेहरू वादा किए थे कि कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो हम सभी भाषा आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। 47 में देश आजाद हुआ। नेहरू जी ने पहला संसद का जब बना 1951 में, नेहरू जी साउथ अफ्रीका गए थे। कहां के लिए? आपका प्रचार करने के लिए। वहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आपने वादा किया था, अब तो चुनाव आ गए, अब तो कुछ करो। तो नेहरू जी ने अलग अलग कमेटी बनाई, मना कर दी, नहीं यार भारत का विभाजन हो जाएगा, भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। तो आप देखे होंगे यही कारण है कि दक्षिण भारत में आपका रामलुलू जी, वो आपका अनशन कर रहे थे और उसकी क्या हो गई थी? निधन। और इसीलिए 1953 में फजल अली आयोग बना था। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ बोल दिया करो, बोला हूं ना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जान रहे हो, ठीक है, वो सब संविधान में पढ़ोगे। तो मेन क्या है ना बेटा, आपकी आवश्यकता थी, कांग्रेस की यही दिक्कत है, जब आपको आवश्यकता थी आपने भाषा के आधार पर क्या किया? शाखा बनाए। जब राज्यों की गठन की गई तो उन्होंने भाषा के आधार पर क्या कर दिया? मना कर दिया। एक जने मरे, कौन? रामलुलू, अनशन किए, और कांग्रेस के सदस्य थे, नेता थे, बोले कि जवाहरलाल नेहरू जी आपने वादा किया था प्रधानमंत्री बनेंगे तो करवाएंगे, अब आप प्रधानमंत्री बन गए फिर भी हमको तो झूठा साबित कर दिए। और बेचारे जो है 52 दिन का बिना खाना पीना अनशन के 52वें दिन उनकी क्या हो गई? मृत्यु, बिना खाए। तुरंत नेहरू जी बोले ए कमेटी बना रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और फजल अली आयोग बने आपका 3 सदस्य में, और उनका रिपोर्ट आया 55 में, और 56 में भारत में 14 राज्यों का क्या हुआ था? गठन हुआ था। उसी समय एमपी 1956 में पहली बार राज्य बनेगा, और वही एमपी के अंतर्गत आपका क्या शामिल है? छत्तीसगढ़। क्या शामिल है आपका? छत्तीसगढ़। ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे। तो आपसे ये प्रश्न उससे रिलेट करके पूछेगा कि पहली बार प्रांतीय आधारों पर, भाषा आधारों पर प्रांतीय शाखाओं का गठन कब किया गया था? तो 1920। अब एक चीज और देखो, इसमें एक चीज क्या संशोधन किया गया कि अभी तक जो आपका कार्यवाही का जो आपका भाषा था, जो भी आपके कार्य होते थे, जो भी आपका जो भी एक्टिविटी होती थी, उसके लिए जो भी आपका भाषा होता था वो क्या होता था? अंग्रेजी भाषा में। सब पढ़े लिखे थे ना जी, बिकट अंग्रेजी बोलते थे। आज को ऐसा लगता है पहले हमने सबसे अच्छा भाषा किसको सीखा था? अंग्रेजी। इतना अंग्रेजी बोलते थे कि अंग्रेज डर जाते थे। मां कसम इसका अंग्रेजी भयंकर खतरनाक भारतीयों का। तो पहले कांग्रेस में कौन लोग थे? वकील, डॉक्टर, शिक्षक, और भयंकर टाइप का इंग्लिश बोलते थे। तो अब क्या हो रहा है कि जितने भी कांग्रेस के लोग थे वो सब किस भाषा में इनकी चीजें हो रही है? अंग्रेजी। तो हर कोई अंग्रेजी भाषा समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे ना। अंग्रेजी भाषा में केवल आप उच्च वर्गों के लोगों को जोड़ सकते हैं, निम्न वर्ग के लोगों को नहीं। आप यहाँ पर खड़े होकर भाषण दीजिए ना, आंसू भी निकल जाएगा, भाषा समझ में नहीं आ रहा, कहां तुम्हारा तारीफ करेगा? समझ में आ रहा है? और वहीं आप एकदम रो मत, लेकिन एक आराम से जी, टेंशन में नहीं आना है। मान लो आप छत्तीसगढ़ी में भाषण दे तो छत्तीसगढ़ी लोग कुछ नहीं बोले रहोगे तो भी सीटी मारते रहेंगे, बोलने नहीं देंगे आपको बीच में, क्योंकि आप किस भाषा में भाषण दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ी। और वहीं पर एकदम अंग्रेजी में इमोशनल होकर आंसू एकदम रो गा के लौट जाओ,
तो भी उनको समझ में नहीं आएगा और वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। सेम कहां होता था? यहां पर। इसीलिए एक संशोधन किया गया कि भाई अंग्रेजी भाषा के स्थान पर एक भाषा क्या लाओ, अब हिंदी। क्या लाओ? आपका हिंदी। और हिंदी के साथ साथ इन्होंने कहा कि हिंदी के साथ साथ जरूरी नहीं है कि हर लोगों के जो आपका लोग हैं वो आपका हिंदी समझे, इसलिए हिंदी और क्षेत्रीय यानी रीजनल लैंग्वेज को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। तो कांग्रेस के संविधान में क्या संशोधन हो रहा है? ध्यान समझिएगा। एक तो सदस्यता शुल्क बढ़ा दिया, मतलब 4 आना कर दिए, और क्या कर दिए? 21 वर्ष के लोग ही कांग्रेस में आएंगे, और क्या बोल दिए कि हर जगह पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनेगी, यानी कांग्रेस की एक शाखा बनेगी और अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग ये काम करेंगे। और जो हमारी कार्यवाही होती है, जो हमारा आपका जो भी कार्य होता है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। अब हमारा जो कार्य है वो हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषा में होगा। ये कांग्रेस के संविधान में क्या हो रहा है? संशोधन हो रहा है। और इसी प्रस्ताव को, इन सारे कार्यों को चित्तरंजन दास और बाकी नेताओं ने क्या किया? स्वीकार किया। और यही से ये तय हो गई कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी असहयोग आंदोलन में कूदने जा रही है, यानी कि असहयोग आंदोलन में क्या करने जा रही है? भाग लेने जा रही है। समझ में आ रहा है? और जैसे कि गांधी जी ने कहा कि हम दोनों आधार पर कार्य करेंगे, यानी कि सकारात्मक कार्य भी करेंगे और नकारात्मक कार्य भी करेंगे। और गांधी जी ने इनके भी लिस्ट बनाए कि सकारात्मक कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं और नकारात्मक कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं। इसी पर चर्चा करना है। और जैसे ही गांधी जी का यह आंदोलन चालू हुआ, अंग्रेज एकदम तिलबिला गए, बोले कि अब इनको रोकना मुश्किल है, और अब जब रोक नहीं पाओगे तो क्या बनाओगे? दबाव। इसलिए अंग्रेज क्या बनाना शुरू करेंगे? दबाव बनाना शुरू करेंगे। इसी को हमको पढ़ना है फेज 3। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है, इतना पढ़ के आइएगा, बाकी अपन मिलते हैं।